नमस्कार दोस्तों। सिलक्यारा डंडारगांव टनल से मजदूरों को सुरक्षित बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन इसके निर्माण की खामियों पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि ये खामियां कई और जगह अपनी ज़मीन तैयार कर चुकी होंगी और कई और जगह कर रही होंगी। बस सब कुछ संजोग पर निर्भर है। क्या कहना गलत होगा कि जब बात मजदूरों की आती है, गरीबों की आती है, तो वहाँ महत्वपूर्ण चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसमें ये साफ है कि टनल प्रोजेक्ट की डीपीआर और निर्माण में बड़ा अंतर है। क्या था प्लान और क्या निर्माण हुआ, इसकी जानकारी infracon.nic.in सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे जून 2018 में ही अपलोड किया गया था। इस प्रोजेक्ट का RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को देखेंगे तो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेट लिमिटेड के बनाए टनल का प्लान समझ आएगा। वेबसाइट पर दी गई जानकारी में बिल्कुल साफ है कि इमरजेंसी में टनल से बाहर निकलने के 3 रास्ते थे। हालांकि कंपनी ने अब तक एक भी रास्ता नहीं बनाया। क्या समझा जाए इससे? क्या बिहार जैसे राज्यों से आए मजदूरों की जान को जोखिम में डाला गया? क्योंकि इससे एक बात तो साफ है कि टनल के निरीक्षण में भी विशेषज्ञों ने इसकी अनदेखी की। भूवैज्ञानिकों द्वारा दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि इस प्रोजेक्ट का भूवैज्ञानिक और भू तकनीकी सर्वेक्षण ठीक से नहीं हुआ। यह क्षेत्र भूकंप संभावित है और सुरंग का स्थान मेन सेंट्रल थ्रस्ट के करीब है, और जब सर्वेक्षण किया गया तो इस महत्वपूर्ण चीज की सर्वेक्षण के दौरान अनदेखी की गई। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि सिलक्यारा सुरंग चूने की चट्टान वाले क्षेत्र में बनाई जा रही है, जिससे इसके बार बार ढहने का खतरा है। टनल को लेकर जो घटना घटी उसे सुरंग निर्माण सुरक्षा प्रोटोकॉल से समझौते का परिणाम बताया जा रहा है। मतलब कि सुरंग बनाने के लिए जिन विस्फोटकों का प्रयोग होता है वो एक तरह से सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। मंत्रालय की एस्टीमेट समिति की रिपोर्ट कहती है कि इस प्रोजेक्ट में इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के अलावा संपर्क मार्ग और एस्केप पैसेज यानी बाहर निकलने के रास्ते का भी निर्माण शामिल था, लेकिन रेस्क्यू पैसेज तो टनल में है ही नहीं। हालांकि कंपनी ने इस मुद्दे पर बताया कि टनल में इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों लेन के बीच दीवार में इमरजेंसी एग्जिट गेट का प्रावधान है। इससे आपात स्थिति में एक से दूसरी तरफ मूवमेंट होगा। हालांकि हकीकत यह है कि सुरंग में कहीं भी एग्जिट गेट अब तक नहीं है। कमजोर स्थानों पर ह्यूम पाइप के उपयोग की योजना थी। 10 और 11 नवंबर को भी मलबा गिरा था। उस वक्त भी कंपनी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मीडिया में यह भी खबरें आई कि फंसे हुए मजदूरों और बचाव टीमों के बीच बातचीत का कोई भी चैनल नहीं था, तो कुछ ऐसी समस्याएं या अनुभव की कमी के कारण हालात उपस्थित हुए, जिससे दोबारा प्रोफाइलिंग करनी पड़ी। लाइनिंग के दौरान रीप्रोफाइलिंग भी बेतरतीब तरीके से की गई। एक बड़ी बात और भी निकलकर सामने आ रही है कि हादसे की जांच समिति में कोई भूवैज्ञानिक नहीं है, सिर्फ इंजीनियर हैं। 6 सदस्यीय समिति में श्रमिक संघ या स्वतंत्र विशेषज्ञ भी नहीं है। तो ये तो रही टनल को लेकर सिस्टम और उसकी लापरवाही का नतीजा। लेकिन ऐसा नहीं कि टनल से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कुछ किया ही नहीं गया, बल्कि जो किया गया उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता था, और उसकी तारीफ की जानी चाहिए। मीडिया में भी खबरें आई कि पीएम मोदी के प्रधान सचिव और डिप्टी सेक्रेटरी इस ऑपरेशन में सीधे तौर पर लगातार जुड़े रहे। 27 नवंबर को पीके मिश्रा खुद मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान की समीक्षा की। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकार के पास ऑप्शंस क्या था। आखिर कभी बिहार के हुक्मरानों ने इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं की कि हादसे या घटनाएं कहीं भी हों, उन हादसों में मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा बिहारियों की ही क्यों होती है? क्योंकि बिहार में पेट भरने के लिए लोगों के पास बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं है, हाथों के पास काम नहीं है, और इसलिए एक बिहारी अपने राज्य से पलायन करने को मजबूर हो जाता है। और देखा जाए तो इस पलायन की 2 सबसे बड़ी वजहें भी हैं। पहली वजह यह है कि बिहार में कोई नया उद्योग नहीं लग रहा, और दूसरा यह कि जो उद्योग पहले से बिहार में थे वे आहिस्ता आहिस्ता बंद होते गए। चीनी मिलों की ही बात कर लें तो आज़ादी से पहले बिहार में 33 चीनी मिलें हुआ करती थीं। प्रत्यक्ष तौर पर एक चीनी मिल 2-3 हज़ार लोगों को रोजगार देती थी। गन्ने के उत्पादन, कटाई और ढुलाई में प्रत्यक्ष तौर पर करीब उतने ही लोगों को रोजगार मिलता जितने को इन मिलों से नौकरी मिलती थी। चीनी मिलों की बंदी से रोजगार और किसानों की आय का साधन खत्म हो गया। दूसरी तरफ चीनी मिलों से जुड़ी शराब फैक्ट्रियों ने भी कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। वो कैसे, जरा इसे भी समझ लेते हैं। चीनी मिलों के शीरा से शराब बनती थी। चीनी मिलें जब चालू थीं तो बिहार में कई शराब फैक्ट्रियां चलती थीं। नीतीश सरकार ने 2016 में शराबबंदी का कानून बनाया तो शराब फैक्ट्रियां भी बंद हो गईं। नीतीश सरकार ने नए उद्योग धंधों पर फोकस नहीं किया और बस बिहार की बदहाली बताकर
बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग करते रहे। परिणाम क्या हुआ कि बिहार और अधिक गरीब होता गया। दूसरी तरफ शराब बिकनी तो बंद नहीं हुई, लेकिन उस व्यवसाय से जुड़े लोगों के हाथ से रोजी रोटी छिन गई और वे सड़कों पर आ गए। परिणामतः एक एक कर बंद होती गई चीनी मिलों के बाद कोई और कारखाना बिहार में नहीं लगा। चीनी मिलों के बंद होने से लाखों किसानों ने गन्ने की खेती छोड़ दी और सड़कों पर आ गए। दूसरी तरफ ये समस्या भी तेजी से विकराल होती जा रही है कि लोगों के पास उतनी जोत भी नहीं रही कि वे खेती किसानी का काम कर अपना गुजारा कर सकें। हुआ क्या कि बिहार के लोग पंजाब महाराष्ट्र जाकर खेती किसानी में मजदूरी करने लगे। बिहारी जनता के प्रति बिहार के राजनेताओं की राजनीति कितनी क्रूएल है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1960 से 1990 तक के 30 सालों में बिहार में 25 मुख्यमंत्री बने और 4 बार राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया, लेकिन उद्योग धंधों के मामले में राज्य के हालात बद से बदतर होते गए। लालू यादव 1990 में सीएम बने तो उम्मीद जगी कि जमीनी स्तर के आदमी हैं, बिहार में अब उद्योग जरूर लगाएंगे। लेकिन जिस गरीब गुरबा की बात कर लालू ने बिहार की सत्ता हासिल की, इसी बिहार में लूट और भ्रष्टाचार के तालाब में वो सिर से पैर तक डुबकी लगाते रहे। नतीजा क्या निकला कि उद्योग नए तो नहीं लगे, जो चल रहे थे वे भी बंद होने लगे। नतीजतन जो बिहार में थे वे 1990 के बाद बिहार छोड़कर कमाने के लिए पलायन कर गए, और जो बिहार से बाहर थे वे भ्रष्टाचार, किडनैपिंग और मर्डर के आंकड़े अखबार और टीवी चैनलों पर देख बिहार से बाहर रहने में ही अपनी भलाई समझने लगे। भले ही वे मार खाते रहे, पीटते रहे, लेकिन वे बिहार कभी नहीं गए। लालू के जंगलराज की बार बार बात कर नीतीश बिहार के सीएम बने तो एक बार लगा कि सुशासन बाबू कुछ करेंगे, लेकिन वे अपने जिले नालंदा से बाहर निकल ही नहीं पाए। परिणाम ये हुआ कि देश में चाहे जहाँ भी सिलक्यारा डंडारगांव टनल जैसी घटना हो, वहाँ बिहारियों का नाम जरूर होता है। सिलक्यारा आखिरी नहीं है। अगर बिहार में कामगारों के लिए रोजगार सृजन पर फोकस नहीं किया गया तो इन हादसों से बिहार और एक बिहारी कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।